गर्ल्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसे कि विदेशी व्यापार गुणक कहा जाता है। ये सबसे पहले आर.एफ. कोहन ने अपनी बुक में दिया था, और ये जो है जो केन्स ने अपनी बुक के अंदर, अपनी थ्योरी के अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो यूज़ किया है, उसी की तरह से आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, और ये इसी तरीके से काम करता है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है कि आपका निवेश करने से आय के अंदर गुणात्मक वृद्धि होती है, वो एमपीसी के माध्यम से। एक थोड़ा रिवीजन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप सबने पढ़ा भी है केन्जियन थ्योरी में, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो बताता है कि निवेश बढ़ाने से राष्ट्रीय आय पर गुणात्मक असर पड़ता है। जब भी निवेश को अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ाया जाता है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन की जाती है, तो इसकी वजह से जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उसकी वजह से आपका आय के अंदर, राष्ट्रीय आय के अंदर गुणात्मक वृद्धि होती है। और मल्टीप्लायर का जो साइज़ होता है वो होता है आपका 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि जितनी ज़्यादा एमपीसी की वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर का साइज़ रहता है। तो उसका जो दूसरा रूप है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है। फॉरेन ट्रेड जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर हम आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है एक्सटेंशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, और ये थ्योरी बताती है कि जिस प्रकार से निवेश का आय के ऊपर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है, विदेशी व्यापार में जो एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो इसके बदले के अंदर जो करेंसी आती है, विदेशी जो विनिमय आता है देश के भीतर, तो वो विनिमय असल के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। एक तरीके से उसका नाम क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आय जो होती है वो घरेलू निवेश है, और जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती हैं वो आपकी विदेशी निवेश है। तो जिस प्रकार से घरेलू निवेश करने से राष्ट्रीय आय में गुणात्मक वृद्धि होती है, बिल्कुल उसी तरीके से विदेशी जो करेंसी है उसके आयात से, या विदेशी निवेश जो है, जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स के निर्यात मूल्य के रूप में देश के भीतर आती है, इसके कारण भी राष्ट्रीय आय के अंदर गुणात्मक वृद्धि होती है। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका साइज़ कैसे होता है, इसकी फॉर्मूला कैसे होती है, और इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मीनिंग क्या है विदेशी व्यापार गुणक का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो विदेशी व्यापार गुणक है, इसकी डेफिनेशन बताती है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, विदेशी व्यापार गुणक आयातों पर निर्यातों में प्रारंभिक शुद्ध वृद्धि के फलस्वरूप आय में अंतिम वृद्धि का अनुपात है। यानी कि आयातों के ऊपर जब निर्यातों के अंदर वृद्धि होती है, मुख्य तौर पर देखा जाए तो निर्यातों में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाली गुणात्मक वृद्धि को जो है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन वही होती है जो इसका फार्मूला होता है। विदेशी व्यापार गुणक निर्यात से प्राप्त होने वाली आय वृद्धि के फलस्वरूप कुल आय में होने वाली वृद्धि का अनुपात है, और यही जो है इसकी डेफिनेशन भी है, और यही इसका फार्मूला भी है। इसको हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई जो है आय में वृद्धि है, और डेल्टा एक्स जो है निर्यात में होने वाली वृद्धि है। यानी कि निर्यात में वृद्धि होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय के अंदर कितनी वृद्धि होती है, इसका इन दोनों का अनुपात क्या बताता है, वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का साइज़, यानी कि विदेशी व्यापार गुणक का साइज़ बताता है। फार्मूले के हिसाब से देखिए कि निर्यात आय में 5 करोड़ की वृद्धि होती है, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यदि 5 करोड़ है, और आय के अंदर जो वृद्धि है वो 10 करोड़ होती है, तो आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर KF का साइज़ कितना होगा, 10/5, यानी कि 2 होगा। यानी कि आय निर्यात में आय के अंदर जितनी वृद्धि होती है राष्ट्रीय आय के अंदर, उसकी 2 गुनी वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब निवेश
विदेशी निवेश देश के भीतर आता है तो लोगों की जो साधन आय है, जो निर्यात उद्योगों के अंदर लगे हुए हैं, उनकी साधन आय बढ़ती है और साधन आय बढ़ने से वो बाज़ार के अंदर मांग करते हैं और इस प्रकार से आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो इनिशिएटिव होता है। इसके बाद ये कहता है कि जिस प्रकार से निवेश गुणक का साइज जो है एमपीसी पर निर्भर करता है, इसी तरीके से विदेशी व्यापार गुणक का जो साइज़ होता है वो आपका जो है आई और एस के ऊपर निर्भर करता है। आई जो है वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट है और एस की वैल्यू जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। यानी कि जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है इसके अंदर जो लीकेजेस होती हैं वो किसके रूप में होती हैं, वो सेविंग और इंपोर्ट के रूप में होती है। यानी कि जब निर्यात किया जाता है तो निर्यात आय के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय के अंदर अनंत वृद्धि नहीं होती, वो एक सीमा के बाद रुक जाती है, एक लिमिट के बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ये दोगुनी होकर ही क्यों रुक गई, ये और होती क्यों नहीं रहती? जैसे कि हमने निवेश गुणक को पढ़ा था कि वहाँ पर जो होती है हमने उसको पढ़ा था कि निवेश गुणक का जो मूल्य होता है I = 1/1 - MPC, या इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि I = 1/MPS है। तो MPS का मतलब क्या था, आपको वर्किंग ध्यान होगी, वहाँ पर हमने कार्य किया था कि हमारी यदि 100 करोड़ निवेश किया जाता है तो आय हमारी पहले चक्कर में 100 करोड़ बढ़ती है और उसके अंदर जो हमारी कंजम्पशन है MPC अगर 0.5 है तो 50 करोड़ रुपए कंज्यूम कर लिए जाएंगे और 50 करोड़ रुपए खा लिए जाएंगे। और ये जो 50 करोड़ रुपए हैं ये अगले स्तर में आय का बढ़ी हुई आय के रूप में प्रदर्शित होते हैं। फिर उसमें से 25 करोड़ रुपए खा लिए जाएंगे, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति कितना है कि जितनी इनकम बढ़ती है उसमें से आधा जो है लोग खर्च कर देते हैं और आधा बचा लेते हैं। तो ये जो सेविंग होती है ये लीकेजेस का काम करती है, जो निवेश गुणक होता है। इसी प्रकार से जो हमारा विदेशी व्यापार गुणक होता है, इसके अंदर जो लीकेजेस हैं, शरण का जो काम है, वो क्या क्या करती हैं, वो इंपोर्ट करता है, जिसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट MPM के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या होती है, MPS, यानी कि इंपोर्ट और सेविंग की जो प्रवृत्ति होती है वो आपके फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि निर्यात आय का जितना ज़्यादा लोग या तो बचत के रूप में रख लेंगे या फिर वो आयातों पर खर्च कर देंगे, मल्टीप्लायर का साइज़ उतना ही छोटा रहेगा। देखिए, जैसे अगर आपकी I और S की वैल्यू दोनों की कंबाइंड रूप से वैल्यू 1/2 है तो मल्टीप्लायर का साइज़ 2 होगा। यानी कि निर्यातों से प्राप्त आय 5 करोड़ रुपए है तो विदेशी व्यापार गुणक 2 होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ेगी, 10 करोड़ रुपए बढ़ेगी। ठीक है, तो विदेशी व्यापार गुणक को आगे समझने के लिए इसकी मान्यताएं हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है देश के भीतर। मान्यताएं वो स्थितियां होती हैं जिनको हम मेन जो इशू होता है उसको समझने के लिए अन्य समस्याओं को हम अज्यूम कर लेते हैं कि उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे सबसे पहली स्थिति है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। दूसरा, यह लेवल विश्लेषण केवल 2 देशों पर लागू होता है। तीसरा, यह तत्कालिक क्रिया पर आधारित है। चौथा, यह घरेलू निवेश स्थिर रहता है। राष्ट्रीय आय को भी स्थिर माना जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और MPM भी स्थिर रहती हैं और देश के अंदर टैरिफ या कोई भी प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो अप्लाई नहीं की जाती। इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है और यहाँ पर किसी भी तरह की ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं किए जाते। उसके बाद है, इसको समझने के लिए हमें जिस प्रकार से हमारे पास सेविंग फंक्शन था, कंजम्पशन फंक्शन था और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने किए हैं, उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमने 4th सेम के अंदर किया भी था, 3rd सेम के अंदर तो उसी की एक्सटेंशन आ जाती है कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के अनुसार समझने के लिए हमें 2 फंक्शंस को समझना होगा। 2 जो तत्व हैं, क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी के अंदर खुली अर्थव्यवस्था के अंदर काम करता है, तो खुली अर्थव्यवस्था के अंदर जो 2 नए वेरिएबल इंक्लूड होते हैं, एक एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है और एक इंपोर्ट होता है।
तो विदेशी व्यापार के कारण जो जो चर संख्याएं सामने आती हैं, वो एक होता है एक्सपोर्ट फंक्शन, निर्यात फलन जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है इंपोर्ट फंक्शन। एक्सपोर्ट फंक्शन और इंपोर्ट फंक्शन का मतलब है कि एक्सपोर्ट किस चीज़ पर निर्भर करता है और इंपोर्ट किस पर निर्भर करता है। तो पहले बात करते हैं हम एक्सपोर्ट फंक्शन की। विदेशी व्यापार, कोई भी देश कितना निर्यात करेगा, आप सोच कर देखिए कि निर्यात किस पर निर्भर करता है। निर्यात, कोई भी राष्ट्र उतना निर्यात कर पाएगा जितना सामने वाला देश जो है आयात कर पाएगा। तो एक अर्थव्यवस्था के उसके ऊपर कोई जो है नियंत्रण नहीं रहता कि भारत से अमेरिका कितना जो है सामान आयात करेगा या भारत अमेरिका को कितना सामान निर्यात कर पाएगा। वो निर्भर करता है कि अमेरिका के लोग भारत से कितना सामान मंगवा पाते हैं। तो वहाँ के अमेरिका के लोगों की आय कितनी है, उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है और उनकी एमपीएम कितनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितनी है, तो वो वहाँ उन तत्वों पर निर्भर करता है। तो देश के भीतर किन्हीं तत्वों पर निर्भर नहीं करता। तो एक्सपोर्ट फंक्शन जो है वो एक्चुअल में दूसरे देशों की पर निर्भर करता है। इसलिए एक्सपोर्ट फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो निर्यातों में वृद्धि होने से तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से निर्यातों के अंदर वृद्धि होगी, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। तो कहता है कि निर्यात के कारण उन देशों की राष्ट्रीय आय में काफ़ी वृद्धि हुई होती है। यदि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में देखें तो ज्ञात होता है कि देश के आकार और साइज़ और निर्यात की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यदि बड़े और विकसित देश राष्ट्रीय आय में कम प्रतिशत का निर्यात करते हैं, जबकि छोटे या अल्प विकसित देश अधिक प्रतिशत का निर्यात करते हैं। कहने का मतलब है कि निर्यात तो राष्ट्रीय आय पर प्रभाव डालता है, राष्ट्रीय आय का निर्यात के ऊपर प्रभाव कम ही देखने में मिलता है और इसका प्रमाणिक रूप से कोई स्थिति नहीं है। तो विदेशी व्यापार गुणक की सहायता से निर्यातों का राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इसका एज सच कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन आयात फलन जो है, आयात फलन को हम देश के जो अर्थव्यवस्था के जो इकोनॉमिक चर हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनके आधार पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आयात फलन क्या बताता है? आयात फलन बताता है कि आयात का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम आयात फलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय सदैव किस पर निर्भर करती है? C+I के योग के बराबर होती है। अतः आयात के कारण उपभोग तथा निवेश में वृद्धि हो तथा उससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। सीधी सी बात है कि जो आय जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है? C इज़ अ फंक्शन ऑफ Y। जितनी ज़्यादा लोगों की आय होगी उतनी ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे। इसी तरीके से ओपन इकोनॉमी के अंदर जितना ज़्यादा आपकी नेशनल इनकम होती है, लोगों के आयात करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बनी रहती है। यानी कि जिस तरीके से आपका कंजम्पशन आय पर निर्भर करता है, उसी तरीके से इंपोर्ट भी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। और जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर निर्भर करता है, और इसके दो टेक्निकल एट्रीब्यूट थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी प्रकार से जो इंपोर्ट होता है, कितना कोई भी देश के लोग इंपोर्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उनकी प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या है। प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट जो होती है, उन लोगों की प्रवृत्ति क्या है, और प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट को समझने के लिए उसी तरीके से दो टेक्निकल एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट को एस्टिमेट करने के लिए, उसको मापने के लिए दो एट्रीब्यूट्स हैं, टेक्निकल एट्रीब्यूट्स। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट जो कि क्या होता है? M/Y। जिस तरीके से C/Y था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी भी आय स्तर पर लोग कितना इंपोर्ट करते हैं, ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है। और उसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट MPM के रूप में आता है। इसका मतलब क्या है कि आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन तथा उसके अनुरूप आयात में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है?
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट का फार्मूला क्या है? डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई, कि आय में कितनी वृद्धि होने से आयात के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, या आय में कमी होने से आयात के अंदर कितनी कमी हुई है। जैसे राष्ट्रीय आय में 50 करोड़ की वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप आयात में 10 करोड़ की वृद्धि होती है, तो डेल्टा एम की वैल्यू 10 है और डेल्टा वाई की वैल्यू 50 है, तो 10/50 यानी कि 0.2 है। यानी इसका मतलब क्या है? 0.2 का मतलब क्या है कि लोगों की आय, जब राष्ट्रीय आय किसी भी देश के भीतर 1 रुपया बढ़ती है तो वो आयात कितना बढ़ाते हैं? वो 20 पैसे का आयात बढ़ाते हैं। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट क्या होगा? कुल आयातों को कुल राष्ट्रीय आय से भाग देने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया M/Y, ये आपका आय के किसी भी स्तर पर कितना आयात किया जा रहा है, कितने मूल्य का आयात किया जा रहा है, इन दोनों का अनुपात बताता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। अब उसके बाद देखते हैं ये टेक्निकल एट्रीब्यूट्स है। हमने देखा कि इंपोर्ट फंक्शन क्या होता है, एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है। तो अब हम अर्थव्यवस्था पे इसके प्रभाव को देखेंगे। खुली अर्थव्यवस्था के अंदर राष्ट्रीय आय, बंद अर्थव्यवस्था में तो हम जानते हैं 2 क्षेत्रीय होती है, C+I और C+S। राष्ट्रीय आय कहाँ निर्धारित होगी? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। एग्रीगेट डिमांड होती है C+I और एग्रीगेट सप्लाई होती है C+S। जब हम ओपन इकोनॉमी करते हैं, ओपन इकोनॉमी के अंदर डिमांड के अंदर शामिल हो जाता है एक्सपोर्ट और सप्लाई के अंदर शामिल हो जाता है इंपोर्ट। देखिए, ओपन इकोनॉमी के अंदर निवेश और बचत के अतिरिक्त 2 अन्य चरों को भी ध्यान में दिया जाता है, वो है निर्यात और आयात। जिस प्रकार से बचत जो है वो रिसाव का काम करती है, उसी तरीके से इंपोर्ट भी किसका काम करते हैं? लीकेजेस का काम करते हैं। और जैसे कि आपका आई जो है वो इंजेक्शन का काम करती है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट भी क्या करते हैं? इंजेक्शन का काम करते हैं। मैंने आपको बताया आई जो होता है वो घरेलू निवेश होता है और एक्स जो होता है एक्सपोर्ट जो होता है वो विदेशी निवेश होता है एक तरीके का। ठीक है, तो एस के साथ एम आ गया, आई के साथ एक्स आ गया। एस और एम क्या है? ये बचत और आयातों का जोड़ है। आई और एक्स क्या है? ये आपका निवेश और एक्सपोर्ट का जोड़ है। तो अब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन बन गई C+I+X, और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन बन गई ओपन इकोनॉमी के अंदर। क्लोज्ड के अंदर एक्स और एम नहीं आएंगे, ओपन इकोनॉमी में आ जाएंगे आपके। इधर एक्स ऐड हो जाएगा और इधर एम ऐड हो जाएगा। निर्यात वृद्धि का आयात पर प्रभाव क्या पड़ेगा? निर्यात वृद्धि का, इसको हम इस इक्वेशन से, ये आपको इक्वेशन दिखा रखी है, इस इक्वेशन से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये जो फार्मूला दिखाया गया है कि जो 2 फार्मूले होते हैं, जैसे कि आपका निवेश मल्टीप्लायर के आपके 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है डेल्टा, सिमिल समझ के चलिए, जैसे आपकी जो KI होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है, उसका एक फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, और दूसरा इसका फार्मूला होता है 1/1 - MPC। अब यहाँ पर क्या है आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है KF, इसका एक फार्मूला तो है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई की जगह क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और जो दूसरा फार्मूला है इसका वो है 1/MPS + MPM। यहाँ पर इसको भी हम MPA में कर सकते हैं। 1 - MPC किसके बराबर होता है? दैट इज़ इक्वल टू MPS। ये हमने पढ़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये वाला फार्मूला हमारा ड्राइव कैसे होता है। जैसे हमने पहले जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किया था तो हमने देखा था कि इस फार्मूले से कैसे हमारा 1/1 - MPC आता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये आपकी डेरिवेशन दी हुई है, इसको समझिए। हमारा जो आइडेंटिटी है, इक्वेशन जो है राष्ट्रीय आय समरूपता की, वो एक तरफ डिमांड होती है, एक तरफ सप्लाई होती है। डिमांड क्या है? C+I+X, -M को छोड़ो अभी, ठीक है।
माइनस एम यहाँ पर क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि डिमांड किसके बराबर होती है, सप्लाई के बराबर होती है। तो सप्लाई क्या है, सी प्लस आई प्लस, सॉरी इसको देखिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई प्लस एम, सॉरी एक्स, और ये क्या है, सी प्लस आई प्लस, सॉरी एस प्लस एम। ठीक है, तो सी से सी कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, एस एम इज इक्वल टू आई प्लस एक्स। अब क्योंकि ये खुली अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, दो मेथड थे हमारे पास, ADAS जहाँ बराबर होता है वहीं पर क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या था, ये C प्लस आई था और ये क्या था, C प्लस एस, सी से सी कट गया, C इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एस था। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है, I इज इक्वल टू एस होगा। अब ओपन इकोनॉमी के अंदर ये जो I होता है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निवेश यहाँ पर क्या है, एक तो घरेलू निवेश आ गया जो I था, और दूसरा क्या आ गया, विदेशी निवेश आ गया। और विदेशी निवेश किसके बराबर होता है, x माइनस एम के बराबर होता है। विदेशी निवेश को x माइनस एम क्यों कहेंगे, मान लीजिए हमने 100 रुपये का सामान बेचा विदेशों में और 80 रुपये का सामान हमने उनसे वापस मंगवा लिया, तो शुद्ध रूप से हमारे पास अमेरिकन करेंसी कितने की बची, 20 रुपये की बची। तो ये 20 क्या है, ये हमारा शुद्ध विदेशी निवेश है। तो x माइनस एम के बराबर आ गया। और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है आई डी प्लस एक्स एस इज इक्वल प्लस एम, जो कि मैंने यहाँ पर निकाली है आपको। अब इसी इक्वेशन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। अब ये फार्मूला हमारा, इसका फार्मूला बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डेफिनेशन क्या है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या आता है वो हम यहाँ से देखिए, यहाँ जब हम इसका रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो हमने अजम्पशंस में पढ़ा कि निवेश हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो बदलाव किसका हुआ, डेल्टा एक्स का, डेल्टा एस का और डेल्टा एम का। ठीक है, तो डेल्टा एक्स प्लस इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम, और दोनों को हम डेल्टा वाई से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या फार्मूला आ जाएगा, इसको रीअरेंज कीजिए आप। ये इक्वेशन इस फार्मूले के हिसाब से 1/kf के बराबर आ गई। इसको डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई करेंगे तो ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और इसके अपॉन डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई करेंगे तो ये किसके बराबर है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट के बराबर है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, उल्टा घुमा दिया इसको, ये 1/, था इसको ऊपर कर दिया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गए, और आपका फार्मूला बन गया ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई और डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा एस ओवर डेल्टा ये एम पी एस होता है और ये एम पी वाई होता है, और ये आपका फार्मूला क्या होगा, के एफ इज इक्वल टू 1/s प्लस एम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। और ये देखिए, अगर वैल्यू एस की वैल्यू 0.2 है, एम की वैल्यू आपकी 0.2 है, तो टोटल ये 0.4 हो गया, और मल्टीप्लायर का साइज़ कितना हो गया, 2.5। अगर ये वैल्यू बढ़ जाए, ये 0.2 से 0.3 हो जाए और इम्पोर्ट की वैल्यू 0.2 ही रहे, तो भी आपका मल्टीप्लायर का साइज़ यहाँ से 2.5 था, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। देखिए, एक बार आप याद कीजिए जो हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, सॉरी 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया था, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी की थी। वहाँ पर हम जानते थे कि इन्वेस्टमेंट इस तरीके का होता था और सेविंग जो होता है, कर्व होता है, वो माइनस से शुरू होता था और वो आपका ऊपर की तरफ जाता था, और सेविंग इन्वेस्टमेंट जहाँ एक दूसरे को कट करते थे वहाँ नेशनल इनकम जो है वो डिटरमाइन होती थी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी। अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या शामिल हो गया है, इन्वेस्टमेंट के अंदर इंपोर्ट भी शामिल, एक्सपोर्ट भी शामिल हो गया है।
तो ये x पैरेलल टू x एक्सिस है। यहाँ पर हमने जो इंपोर्ट फंक्शन और एक्सपोर्ट फंक्शन की बात की थी, इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। राष्ट्रीय आय के साथ जब हम इंपोर्ट के वैल्यू देखते हैं तो इसका इस पर कोई संबंध नहीं होता और ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के साथ साथ इंपोर्ट घटेगा या बढ़ेगा वो अभी तक इसका प्रमाणिक रूप से कोई भी जो है वो प्रमाणिक रूप से इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। उसके बाद आयात फलन की जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती जाती है, हमारा जो इंपोर्ट होता है वो ऊपर की तरफ चलता रहता है। ये क्या होता है, ऊपर की तरफ चलता है। ये ज़ीरो से शुरू होता है, सॉरी, ठीक है। जब इनकम ज़ीरो होती है तो इंपोर्ट कम रहता है, और जैसे जैसे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती जाती है हमारा इंपोर्ट बढ़ता हुआ चला जाता है। तो राष्ट्रीय आय, इंपोर्ट फलन और एक्सपोर्ट फलन जब हम देखते हैं तो हम संबंध देखते हैं कि क्या एक्स जो है नेशनल इनकम पर निर्भर करता है, तो नहीं करता, जबकि इंपोर्ट जो है वो नेशनल इनकम पर निर्भर करता है। यही इंपोर्ट फंक्शन है। अब इसी बात को हमने यहाँ पर डायग्राम्स में लिया है। एस इस तरीके का था, एम जो है यहाँ से जाता था, तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो एस प्लस एम हमारा लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप है, क्योंकि सेविंग भी जो फंक्शन है वो नेशनल इनकम का पॉजिटिव फंक्शन है, और जो आपका इंपोर्ट है वो भी नेशनल इनकम का पॉजिटिव फंक्शन है। जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है ये दोनों बढ़ते चले जाते हैं। एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पर है। जब एक्सपोर्ट के अंदर वृद्धि होती है, एक्सपोर्ट के अंदर वृद्धि होती है किसके बराबर, डेल्टा वाई के बराबर, डेल्टा एक्स के बराबर, तो हमारी नेशनल इनकम क्या होती है वो गुणात्मक रूप से बढ़ती है, वो आपकी डेल्टा वाई है। और निर्यातों में जो वृद्धि होती है वो कैसी है, वो स्वचालित है। स्वचालित का मतलब है कि निर्यातकर्ता देश में नए निर्यात समावेश के कारण, मतलब कि किसी भी वजह से वृद्धि है, निर्यात वस्तुओं के अनुकूल विदेशों में रुचियों में परिवर्तन हो गया, उनको अचानक साड़ियों में इंटरेस्ट पैदा हो गया है, या घरेलू जो भारतीय वस्तुएं हैं उनके अंदर कोई इंटरेस्ट आ गया है, तो किसी भी वजह से हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखा है कि निर्यात में जो वृद्धि हुई है वो किस वजह से हुई है, विदेशों के अंदर हमारे सामान के लिए रुचि पैदा हो गई है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि निर्यातकर्ता देश नए निर्यातों के कारण बढ़ी हुई राशि की तुलना में कुल आय में वृद्धि अधिक होगी, क्योंकि लोग अब अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम के सारे अथवा अधिकांश भाग को घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेंगे। वो जो विदेश से पैसा है उसको घरेलू वस्तुओं पर खर्च करेंगे। मान लीजिए कुछ पैसा आयातों पर भी खर्च करते हैं और कुछ बचत करके रखते हैं, तो वो लीकेजेस होगी, ठीक है। मान लीजिए ये कहते हैं कि 100 करोड़ की वृद्धि हुई है और इससे बचत तथा अतिरिक्त आयातों के प्रयोग की राशि मान लीजिए 50 करोड़ रुपए है, तब भी आय के अंदर कितनी होगी आपकी SM 0.5 आ जाएगी। 1/0.5 का मतलब होगा 2, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का साइज़ हो जाएगा 2, क्योंकि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/S + M होता है। ये 1/0.5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y कितना आ गया हमारा, वो 200 करोड़ का आ गया, ठीक है। तो ये यही बात बताई गई है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स ऑन इनकम। जब ये तो हमारा निर्यातों में वृद्धि का राष्ट्रीय आय पर फ़र्क आ गया कि जब निर्यात हमारे यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय y से y1 बनेगी, और ये गैप कम होगा और ये गैप ज़्यादा होगा। ये इसकी वजह क्या है, ये इस स्लोप है, S + M का स्लोप कितना होगा, यानी कि इन प्रवृत्तियों का जोड़ जितना कम होगा रेखा का ढलान भी उतना ही कम होगा, और निर्यातों में वृद्धि के फलस्वरूप यानी कि इसका S और M का जोड़ जितना कम होगा ये इतना ही ज़्यादा लेटा हुआ होगा, और ये जितना ज़्यादा लेटा हुआ होगा X की तुलना में Y की वृद्धि उतनी ही अधिक हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ऐसे की बजाय यूँ हो जाएगा तो x की वृद्धि तो घटकर यहाँ तक आ गई और y की वृद्धि उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद है राष्ट्रीय आय पर आयातों का प्रभाव कैसे पड़ता है। आयातों के कारण क्या होगा, ये जो S + M कर्व है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये
ये जो कर्व था ना, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ तो एक्स कर्व शिफ्ट हुआ था, अब निर्यातों में वृद्धि है तो एक्स वहीं की वहीं रहा, एम कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, ठीक है। और एम कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होने से क्या होगा कि आपके जो इम्पोर्ट हैं इतने बड़े हैं, इसकी वजह से राष्ट्रीय आय जो है वो आपकी क्या हो गई, घट गई, और जिससे आय तथा कुल मांग में आगे और कमी आएगी। गुणक प्रभाव के कारण आय में यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंततः निम्न राष्ट्रीय आय पर नया संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। पहले राष्ट्रीय आय यहाँ पर थी, अब नई राष्ट्रीय आय कहाँ पर होगी, y1 पर। वजह क्या है, जब इंपोर्ट बढ़ेंगे तो लीकेजेस ज़्यादा बढ़ेंगी, ये m का साइज़ बढ़ जाएगा, m का साइज़ जितना ज़्यादा बढ़ेगा kf का साइज़ उतना घटता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था में व्याख्या, आय का समावेश का कुल निवेश तथा विदेशी निवेश या आयातों से मिलकर बनता है कुल रिसाव जो है बचतों और आयातों को। यही वही बात है जो बार बार बताई जा रही है। इसमें इसका कंबाइंड इफेक्ट दिखाया हुआ है कि जब आपका ये तो खाली सिचुएशन है कि आपकी केवल एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं, इंपोर्ट्स नहीं किए जा रहे, ये सिचुएशन दिखा रखी है आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की स्थिति में, ठीक है। तो ये आपका दिखाया गया है। उसके बाद इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय पर निवेश तथा निर्यातों के वृद्धि का फैलाव प्रभाव, इसको हम एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑन नेशनल इनकम, नेट एग्रीगेट इम्पैक्ट एक तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको समझ सकते हैं। आई क्या है, घरेलू निवेश की अनुसूची है, एक्स एक्सपोर्ट है, एम प्लस एक्स एस जो है वो आयात और बचतों को प्रकट करता है, आई प्लस एक्स जो है वो आपकी शुद्ध ये निवेश विदेशी और घरेलू दोनों निवेशों को प्रदर्शित करता है, जिसमें घरेलू निवेश और निर्यात शामिल है। शुरू में अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय स्तर OY पर यहाँ पर है, OY पर है, यहाँ पर आई और एस की इक्वलिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पर आपका IX और MX दोनों की है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी की है, ये ओपन इकोनॉमी की है, ठीक है। अब क्या है, निर्यात घरेलू निवेश रेखा I प्लस एक्स का सरक कर, जब ये सरक कर यहाँ पर चली जाती है, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। एक्सपोर्ट निर्यातों में स्वचालित वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसके फलस्वरूप गुणांक एक्सपेंशनरी प्रभाव मल्टीप्लायर एक्सपेंशनरी मल्टीप्लायर इफेक्ट y1 पर, y1 आ गए यहाँ पर, क्योंकि जब ये i प्लस एक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इक्वलिटी जो MS और IX1 की इक्वलिटी थी वो इस बिंदु पर चली गई, और इस बिंदु पर जाने के कारण आपका नया नेशनल इनकम लेवल y1 पर हो गया है। y1 पर जब आ गया है तो यहाँ पर फिर निर्यात जमा घरेलू निवेश एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तथा बचतों और निवेश के बराबर हो जाएगी, परंतु नए संतुलन बिंदु y बिंदु पर नए भुगतान शेष का चालू खाता बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में संतुलन नहीं है। संतुलन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से, सेविंग ज़्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट कम, इस लाइन को भूल जाओ, सेविंग ज़्यादा हो गई, सेविंग ऊपर हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, AB है। तो जब सप्लाई अधिक हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि उस देश का उसी राशि द्वारा निर्यात आयातों से अधिक है और देश पूंजी का निर्यात कर रहा है, और निर्यातों में कमी का राष्ट्रीय आय पर संकुचनात्मक प्रभाव होता है, वो होता है पीछे की तरफ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपका ये नीचे की तरफ, जब आपकी जैसे ये x1 ऊपर की तरफ गया था, x2 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो m प्लस एक्स और I प्लस एक्स का संतुलन तो यहाँ पर आ गया, लेकिन I और S का जो संतुलन है वो यहाँ पर नहीं रहा, क्योंकि ये कितना कम हो गया, ये CD के बराबर कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर मांग ज़्यादा रह गई और पूर्ति कम हो गई। इसका नतीजा क्या होगा, आय के स्तर पर घरेलू निवेश बचतों से अधिक है, जो कि CD के अंतर द्वारा प्रकट होता है। इसका अभिप्राय है कि उसी राशि पर आयात जो है निर्यातों से अधिक है, यानी कि
से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम है, तो पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है? वो निर्यातों पर खर्च हो रहा है और देश का भुगतान शेष का चालू खाता घाटे में है। ठीक है, ये बचत में है। ठीक है, यहाँ पर क्यों था? सेविंग्स ज़्यादा थी, इन्वेस्टमेंट कम थी। और यहाँ पर क्या है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग्स कम है। उसके बाद बात कीजिए निर्यात आयातों में परिवर्तन का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मत कीजिए। उसके बाद है विदेशी व्यापार गुणक में सावधानियाँ क्या क्या बरती जाती हैं। आयात प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति, एमपीएम और एमपीएस और एमपीसी तीनों पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद बचत और निवेश गुणक प्रभाव को ज्ञात करने के लिए बचत और निवेश पूर्ण रूप से आय पर निर्भर माना जाता है तथा यह भी माना जाता है आय में वृद्धि के साथ इनमें भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है, परंतु यह मान्यता वास्तविक न होने के कारण इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। उसके बाद विदेशी व्यापार गुणक का अल्प विकसित देशों के अंदर लागू होता है। ये क्योंकि ये निर्यात प्रोत्साहन नीतियों पर निर्भर करता है, ये भुगतान शेष में सुधार की संभावनाओं को बढ़ाता है। उसके बाद ये घरेलू उद्योगों के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करता है। जितना ज़्यादा मतलब कि ये मोटिवेट करता रहता है घरेलू उद्योगों को कि उनको नए नए उद्योग खोलने चाहिए, जिनसे कि सरकार जो है निर्यात को प्रोत्साहन देती हो और उनसे सरकार को फ़ायदा रहता है और सरकार उनको प्रोत्साहन संबंधी जो नियम का जो सुविधाएं देती हैं उनको वो प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अल्प विकसित देशों में अधिकतर वस्तुएं जैसे मशीनरी, भारी प्लांट, कल पुर्जे आदि विदेशों से मंगवाए जाते हैं। आयातों को कम करने के लिए इन देशों की सरकारें विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित कर सकती हैं और इसका इम्पोर्टेंस है। ये आयात और निर्यातों पर प्रभाव डालते हैं। इनका दूसरा क्या है कि ये इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर होते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब होते हैं जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होते हैं, क्योंकि निर्यात बढ़ने से लोगों की पॉकेट के अंदर पैसा आ जाता है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाने से क्या होगा, लोग जो हैं मार्केट में जाकर डिमांड ज़्यादा करेंगे और इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर देते हैं घरेलू बाज़ार पर। एंड वाइस वर्सा, जब इसका उल्टा हो जाता है तो अपस्फीति कारक प्रभाव आ जाते हैं। इसके बाद जो मल्टीप्लायर होता है ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देता है और ये बताता है कि निर्यातों में वृद्धि होने से निर्यात उद्योगों में रोज़गार किस प्रकार से बढ़ता है। इसमें रिजर्व होते हैं, रिजर्व कई प्रकार के होते हैं मल्टीप्लायर के अंदर। एक तो इसका छोटे देशों के ऊपर बहुत अगर इनको लागू किया जाए तो अधिकांश आय का दूसरे क्षेत्रों में रिसाव होने से उस क्षेत्र पर गुणक के द्वितीयक प्रभाव, सेकंड राउंड जो इफेक्ट होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। पहले राउंड में तो 100 की 100 इनकम बढ़ गई, दूसरे के अंदर 50 और 25 वाला जो प्रोसेस था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। उसके बाद घरेलू बचत में वृद्धि से रिसाव, वो फार्मूले से ही हमें क्लियर है कि KF = 1/MPS + MPI। जितनी ज़्यादा MPS या जितनी ज़्यादा MPM होगी उतना ही कम आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होगा। ये MPS है, ये MPM है। MPM लोग जितना ज़्यादा आयातों पर खर्च करेंगे, पैसा आया था वापस उनको भेज दिया, बचत उठा के अपने तकिए के नीचे दाब लिया, तो वो आय के चक्रीय प्रभाव से वो पैसा निकल जाता है। और इसके जो हैं विदेशी व्यापार गुणक में कीमत स्तर में वृद्धि से भी इस पर काफ़ी दबाव पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट की मात्रा नहीं बढ़ती और कीमत बढ़ने से उसकी विदेशों के अंदर मांग कम हो जाती है। उसके बाद है विदेशी व्यापार गुणक की आलोचना है। यह निर्यात और इसने कहा कि X और I जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आलोचना हमेशा जो है मान्यताओं पर लगभग आधारित रहती है। पूर्ण रोज़गार की मान्यता बड़ी अवास्तविक मान्यता है, क्योंकि पूर्ण रोज़गार की स्थिति बहुत मुश्किल से पाई जाती है। उसके बाद है अंतराल व्यक्त नहीं है कि कितने टाइम में इसका अफेक्ट, मल्टीप्लाइंग अफेक्ट जो है दिखता है। उसके बाद ये 2 देशों के मॉडल पर लागू है, जबकि 2 देशों का सिद्धांत जो है
खाली लागू करना ही बहुत बड़ी समस्या है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म है। इसमें लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक तो आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, और इसमें इसके सारे ही आएंगे कि इससे क्या अभिप्राय है, इसका क्या महत्व है और इसके मुख्य रिसाव बताइए या इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये दोनों ही हैं। छोटे क्वेश्चन भी आप इसको करें, क्योंकि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आप इसमें तैयार करेंगे, ये 5वां क्वेश्चन तैयार करके और साथ में इसकी ये 4 आलोचनाएं भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया तो आप छोटा क्वेश्चन अपने आप तैयार कर लेंगे। तो अभी जो है आपका ये 4th यूनिट, 3rd यूनिट भी ख़त्म हो गई है। इसके बाद शुरू हो जाती है आपकी 4th यूनिट। 4th यूनिट में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे वो हैं। 4 आपकी एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और चौथी है आपकी सार्क। इन चारों एजेंसीज़ का हमने उनके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, इनका उद्देश्य जो है वो पढ़ना है, और इसके बाद इनकी कार्यप्रणाली और इनका भारत के संदर्भ में इनका महत्व पढ़ना है। तो चारों की सेम बातें हैं जो हमें पढ़नी है, और 1-2 छोटी छोटी चीज़ें जैसे SDR वगैरह बीच में आएंगी। तो 4 लेक्चर मैं आपके भेजूँगी, उनमें आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। जब तक आप बाकी तैयार कर लें, ये बहुत इजी है, तो इन नेक्स्ट यूनिट को लेकर परेशान ना हो गर्ल्स।